नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी का टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ये क्रैश कोर्स है। आपको ये संपूर्ण जो कोर्स है आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जो जरूरतमंद हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, जिनके पास पुस्तकों का अभाव है, जिनके पास वो कोई कहीं कोचिंग नहीं कर सकते या दूर जाकर अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, तो वो घर पर रहकर भी इस डिजिटल के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित ही हमारे साथ चलकर बेहतरीन तैयारी करने के साथ साथ अपनी एक निश्चित सफलता या एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हमने अभी तक हम देख रहे थे, इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसदा तासी से लेके हम लोग गणपति चंद्रगुप्त और जो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास निकाला है, वहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसी के साथ में जो कुछ और महत्वपूर्ण उपन्यास जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके विषय में आज हम देखेंगे। ये जो इतिहास ग्रंथ हैं इनमें भी कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे सरलता से प्रश्न बन जाते हैं और हम इनको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़े होते हैं। अब तक जो हमने पढ़े थे वहां से तो प्रश्न डेफिनेटली बनता है। तो चलिए चलते हैं। आज के जो इतिहास बचे हुए हैं शेष, आज इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा था ये समापन की ओर रहेगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो काल विभाजन है, किस किस ने कितने समय से कितने समय तक काल विभाजन किया था, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। और काल विभाजन किन किन पद्धतियों में या किन किन प्रवृत्तियों में होता है, किस तरह से काल विभाजन होता है, ये होगा तो आज ही देखेंगे, नहीं तो आज जो इतिहास ग्रंथ बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। आज हम देख रहे हैं पहले नंबर पर महेश दत्त शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ था, कहने के लिए हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ भी इसको माना जाता है। इतिहास ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का समय 1873 ईस्वी है। आगे है दूसरा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का दूसरा इतिहास ग्रंथ हम देख रहे हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी। इनसे सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, नेट या जीआरएफ की परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है कि इतिहासकारों का इतिहासों से मिलान कीजिए। अब 1 2 3 4 विकल्प और फिर इधर उत्तर, फिर जब सही मिलान वाले होते हैं, यहाँ पे इस तरह के जो इतिहास हैं ये मिलान वाले प्रश्नों में बनते हैं। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का हिंदी साहित्य विमर्श 1923, ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। इसी के बाद में तीसरे जो इतिहासकार हैं हमारे वियोगी हरि जी हैं। वियोगी हरि जी ने लिखा है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार ये इनका भी 1923 ईस्वी का इतिहास ग्रंथ है। इसकी विशेषता यह है कि वियोगी हरि जी ने ब्रज माधुरी सार में अधिकांशतः ब्रज के कवियों को ही स्थान दिया है और ये ब्रज भाषा काव्य में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। ये इस इतिहास की विशेषताएं हैं, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि हर चीज हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बोर्ड पे ना लिखे कई तथ्यों को मतलब एकदम से बोल देते हैं, तो आपको अगर परीक्षा उपयोगी लगे या हम बोलते हैं कि ऐसा भी बनता है तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए। तो ये जो था ये ब्रज भाषा, इसमें ब्रज माधुरी सार में केवल ब्रज भाषा के कवियों का ही संकलन किया है वियोगी हरि जी ने, और ये ब्रज भाषा काव्य में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। तो चूंकि नवीन तथ्य है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बन सकता है। अगले जो इतिहासकार हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास जी का पहला इतिहास है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला ये 2 भागों में है। पहली 1909 और जो दूसरा भाग है वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था श्याम सुंदर दास जी के। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास। ये हिंदी भाषा का विकास, इसका समय 1924 ईस्वी है। वहीं पर तीसरा है हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। देखिए इन समय जो इनका प्रकाशन वर्ष है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैंने जो है लिखवाने का प्रयास किया है वो प्रामाणिक ही लिखवाने का प्रयास किया है।
तो हिंदी कोविद रत्नमाला ये कितने भागों में है? 2 भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन 1909 और दूसरे भाग का प्रकाशन 1914 है। दूसरी हिंदी भाषा का विकास ये 1924 श्याम सुंदर दास की ही इतिहास है। और तीसरा हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, ये भी श्याम सुंदर दास जी का ही है। इसके बाद बात करते हैं सूर्यकांत शास्त्री जी की। सूर्यकांत शास्त्री जी का इतिहास है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसका समय 1930 ईस्वी है। ये विवेचनात्मक पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। यहां नाम से भी परिचित हो रहे हैं हम, विवेचनात्मक। ये जो विवेचनात्मक या वर्णनात्मक जो शैली होती है, ये विवेचनात्मक शैली में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। जब हम इतिहास लेखन पद्धतियों की बात कर रहे थे, उस समय भी हमने बताया था कि नवीन पद्धतियां विकसित हो रही हैं। जो पहले पद्धति थी, जिसे हमने वर्णानुक्रम, मार्क्सवादी या विधेयवादी पद्धति, परंपरावादी पद्धति, इन पद्धतियों को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद भी जो पद्धतियां हैं वो समयानुसार परिवर्तन होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे जो पद्धति निकल आती है उस पर इतिहास लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न बनता है आने वाले भविष्य में परीक्षाओं में कि हिंदी साहित्य में पहला जो विवेचनात्मक पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास कौन सा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 और ये है सूर्यकांत शास्त्री जी का। ठीक है, सूर्यकांत शास्त्री जी ने विवेचन किया था किसमें? 1930 ईस्वी में, यानी कि विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री जी का है। अब तथ्यों को थोड़ा सा जोड़ के भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा तथ्य आपको कोरिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे परीक्षाओं के लिए। अगला है रामशंकर शुक्ल रसाल। रामशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। कहीं पे रामशंकर शुक्ल रसाल मिलता है, कहीं पे रमाशंकर शुक्ल रसाल मिलता है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, नाम का थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे नाम इतिहास बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे नामों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। जो इतिहासकार हैं या बाकी हम लोग हैं अपनी सुविधा के अनुसार उनका नाम उच्चारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे रामशंकर शुक्ल रसाल जी नाम है और इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी का। इसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और ये 3 खंडों में है और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने इस इतिहास का संपादन किया था। अब देखिए, संपादन पे जब हम आ गए हैं, एक प्रश्न हम यहाँ पे आपको कोट करा दें कि हिंदी आने वाले समय में अगर देखिए मेरी दृष्टि से अगर प्रश्न बनता है नवीन तथ्यों में या कोई अच्छा शोध करके जब प्रश्न बनाए गए एग्जाम एक्सपर्ट, तो वहां पे प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसने इतिहास का संपादन नहीं किया है। आपके जैसे अभी तक तो आता था, प्रश्न बना था कई बार कि किसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, तो उसमें सीधे सीधे विकल्प मिलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो उसमें विगत परीक्षाओं में प्रश्न बना था तो वहां पे डॉक्टर नगेंद्र जी सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था डॉक्टर नगेंद्र जी ने इतिहास लिखा नहीं है बल्कि संपादित किया है। उन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में। वहीं पर यहां पर आ रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। एक चीज और कल हमने बताया था, तथ्यों को जोड़ते हुए बताते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र अकेले नहीं थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास 1973 का संपादन किया था। उनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर हरदयाल जी थे। अब अगर विकल्प में डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये तीनों रहे तो इन तीनों ने क्या किया है? इन तीनों ने इतिहास का संपादन किया है, इतिहास को लिखा नहीं है। वहीं पर अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या अन्य कोई और इतिहासकार होता है तो वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर ये प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसने इतिहास ग्रंथ लिखा है और विकल्प में रहे डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तो और जो अन्य विकल्प जो भी रहेगा वो आपका सही हो जाएगा क्योंकि इन तीनों व्यक्तियों ने, इन तीनों इतिहासकारों ने इतिहास को संपादित किया है, लिखा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम इसलिए समझाते हुए चल रहे हैं कि आप जैसे हमसे अलग भी अन्यत्र किताबें आप पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आपकी एक थीम बने, आपकी थीम ये बने कि हाँ यहां से प्रश्न बन सकता है कि नहीं। यूं ही अनायास हम पढ़ते चले जाएं उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आगे हम वीडियो भी लेके आएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है,
इतिहास ग्रंथों को, जो इतिहास है हमारे, उनको कैसे पढ़ना है, इन सब पे भी जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। तो यही हम आपकी जो दृष्टि है इसको विकसित करना हमारा काम है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ते हुए आप उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे ले सकते हैं। जब आप क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके चलेंगे तथ्यों को, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का इतिहास है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। इसके जो इतिहासकार हैं भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास के डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं। अगले हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी की हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी और हिंदी का लोक साहित्य, ये दोनों जो इतिहास है, ये इतिहास से संबंधित है, ये राहुल सांकृत्यायन जी के। अगले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। और हिंदी साहित्य का अतीत बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में ये प्रश्न बना है और ये 2 खंडों में है और इसका जो समय है 1960 ईस्वी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत और ये कितने भागों में है? 2 भागों में। और किस समय इसका प्रकाशन हुआ? 1960 ईस्वी में। देखिए, जहां पे भागों की संख्या आती है 3 खंड, 2 खंड या 2 भाग, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? इतिहासों को उनके खंडों से सुमेलित कीजिए। पता चला हिंदी साहित्य का इतिहास यहां पर है, इसके बाद में दो खंड दे दिए, आपका हिंदी साहित्य दे दिया, इसके 3 खंड दे दिए। तो इस तरह के भी प्रश्न बन रहे हैं, आप तथ्यों को जोड़ के चलिएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन हमारा भी कीजिए, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एक तरीके से बोलने में जो ऊर्जा लग रही है, या तो आप कमेंट करते रहिएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? क्या आपको कुछ नवीन तथ्य मिले हैं कि जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं, या पढ़ने से, जैसे आप किताबों में पढ़ रहे थे उससे हटके भी आपको कुछ तथ्य नए मिल रहे हैं, या आपकी तथ्य ना नए मिल रहे हो, क्या आपकी समझ विकसित हो रही है? परीक्षा उपयोगी दृष्टि से क्या आपकी समझ विकसित हो रही है? ऐसे जो भी आपको कुछ लग रहा हो तो आप कमेंट्स जरूर करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको हमसे डिस्कशन करना है तो चैनल के ही नाम पे DS एकेडमी डिस्कशन, जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो अपनी ही जो चैनल का लोगो है उसी से बना हुआ आपको एक ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए उसको, और उसमें आप फिर डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ में। वॉइस चैट के माध्यम से भी जैसे डिमांड रहेगी वैसे डिस्कशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगले इतिहासकार हैं हमारे नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसका जो समय है इतिहास दर्शन का 1960 ईस्वी है। इसका भी आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर पे। अगले हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र, शिव कुमार मिश्र जी का इतिहास ग्रंथ है भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। अगले हैं 13वें नंबर पर डॉक्टर नामवर सिंह। बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह के भाई हैं, आप सभी परिचित हैं। इनका है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। देखिए, यहां से अगर कोई प्रश्न छूट जाता है, कोई किसी इतिहास को हम नहीं लिखवाते हैं, तो वो हम टेस्ट में दे देंगे। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों का संकलन इस तरह करना भी क्या होता है कि हम याद नहीं कर पाते।
आगे है हिंदी साहित्य के विकास में हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अपभ्रंश का योगदान। अगला है 14 नंबर पे डॉक्टर रामकिशोर शर्मा। डॉक्टर रामकिशोर शर्मा, इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले हैं 15वें नंबर पर, आप देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी, इनका है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आगे है 16वें नंबर पर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, इनका है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी का वीर काव्य। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। हिंदी का वीर काव्य। आगे है प्रोफेसर सुमन राजे, यानी कि सुमन राजे। सुमन राजे आप सभी जानते हैं, चौथे शतक की हैं, नोट कर दें। चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए चौथे शतक की हैं ये, सप्तक अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनका है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगले हैं नीलाभ अश्क। नीलाभ अश्क जी। नीलाभ अश्क जी का है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। और ये जो है आपका, ये 2004 में है, 2004 ईस्वी में। और ये जो है 4 खंडों में है, 4 खंडों में है आपका। इसके बाद है हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास था, ये 2003 का है। 2003 जो सुमन राजे जी का है, ये 2003 का है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको। पहला है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसका समय 1960 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये नलिन विलोचन शर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद बात करते हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र जी का जो इतिहास ग्रंथ है, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। शिव कुमार मिश्र जी ने लिखा है भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य इतिहास ग्रंथ। ये भक्ति काल पे इन्होंने काम किया था। दरअसल होता क्या है कि जैसे जो ये इतिहासकार हैं, इन्होंने जिस विषय में मतलब अपना शोध पूर्ण किया है, या मतलब इस तरह से जो भी काम किया है, उसको इन्होंने इतिहास के नाम दिया है। अगले हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह की बात करते हैं तो डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये डॉक्टर नामवर सिंह का है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। दूसरा है इनका हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान। हिंदी साहित्य के
हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये डॉक्टर नगेंद्र जी का इतिहास है और इस पर इन्होंने शोध किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निर्देशन में बीएचयू से। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर रामकिशोर शर्मा जी की। डॉक्टर रामकिशोर शर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामकिशोर शर्मा जी का है। अगले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी की। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी जो हैं, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी का वीर काव्य। इन्होंने वीर काव्य पे काम किया है, तो इन्होंने हिंदी का वीर काव्य यानी कि वीर रासो जो वीर गाथा काल है उस तरह का हिंदी साहित्य का हिंदी का वीर काव्य ये टीकम सिंह तोमर जी का है। प्रश्न बन चुका है यहां से भी। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण है इतिहासकार सुमन राजे। सुमन राजे जी का इतिहास है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये 2003 का है। इस इतिहास की विशेषता ये है कि ये सिर्फ स्त्रियों पर ही आधारित इतिहास ग्रंथ है। आधा इतिहास जैसे होता है ना, समाज बनता है स्त्री और पुरुष से, तो पुरुष से संबंधित और स्त्रियों को मिला के सभी ने इतिहास लिखे। सुमन राजे ने सोचा कि स्त्रियों पर बहुत ज्यादा काम जो पुरुष इतिहासकार हैं उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने आधा मतलब स्त्रियों को ही लिया है। इस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने स्त्रियों को ही लिया है, या कहें कि स्त्री विमर्श को आधार बनाकर लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। आप बातों को समझ जो हम बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए कि स्त्री विमर्श को आधार बनाकर लिखा गया जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे जी का है। ये है। दूसरे हैं नीलाभ अश्क। नीलाभ अश्क जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। 2004 में ये प्रकाशित हुआ और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में प्रकाशित हुआ। साथ ही ये इतिहास ग्रंथ 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। नवीन तथ्य हैं, खंडों से प्रश्न बनना हमें लग रहा है कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनेंगे, इसीलिए हम बार बार जोड़ दे रहे हैं। जिन प्रश्नों पर या जिन तथ्यों पर हम ज्यादा बल देते हैं, आप समझ लीजिएगा कि यहां से प्रश्न या तो बन चुका है या आने वाले समय में बनने की संभावना है 100%। बात करते हैं नीलाभ अश्क जी के हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ये हिंदी साहित्य में लिखा गया पहला साक्षात्कार परक या कहें इंटरव्यू आधारित इतिहास है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य में लिखा गया पहला साक्षात्कार पर आधारित उपन्यास क्षमा कीजिएगा इतिहास कौन सा है। तो ये आपका जो मौखिक इतिहास है ये रहेगा, या कहें कि हिंदी साहित्य में वह कौन सा इतिहास है जो इंटरव्यू पर आधारित है। तो ये भी जो इतिहास है आपका नीलाभ अश्क जी का हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो 4 खंडों में है और 2004 में जिसका प्रकाशन हुआ था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा कर रही हूं कि आपको नए तथ्य मिल रहे होंगे। अच्छा, मुझसे आज बार बार त्रुटि हो रही है उपन्यास, क्योंकि हम जब उपन्यास को पढ़े हैं इसलिए हमें उपन्यास हो रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर परीक्षा की तिथि नजदीक आ गई फिर वीडियो शेयर होती है तो जो प्रतियोगी है वो हड़बड़ा जाता है, वो सोचता है कि अब किसको पढ़ें। फिर उसके पास एक ही विकल्प रहेगा, वो यही कहेगा कि शायद काश हमें जब से क्लासेस शुरू हुई थी हमें तब से मिल जाती, फ्री क्लासेस थी, हम भी नोट्स बना लेते, हम भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर लेते। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप है या जो अच्छे कैंडिडेट हैं, चाहे तो व्हाट्सएप वगैरह स्टेटस भी लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है हमें। आप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जहां पे भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगी हो सकता है किसी को आपकी दुआ ही लग जाए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने
तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था? आप सभी जानते हैं, हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास, और इसका जो समय है 1952 है। और ये बता दें जो नए कैंडिडेट हैं, तासी के ग्रंथ का अनुवाद है। तासी के, देखिए जो भी नए जुड़ रहे हैं वो क्लासेज एक क्लास से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद है। अगर आपने कभी भी तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है, अगर आपने काफी वर्ष से पढ़ाई छोड़ दी है तो भी अगर आप हमारी क्लास लेंगे तब आपको पूरा समझ में आता चला जाएगा। अगले इतिहासकार हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, जो 4 वेदों का ज्ञाता हो, चतुर्वेदी। उत्तर भारत की संत परंपरा। उत्तर भारत की संत परंपरा। परशुराम चतुर्वेदी जी के बहुत कथन आपको भक्ति काल जब पढ़ेंगे वहां पे आपको मिलेंगे। 21वीं है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ये वही स्नातक हैं जिनमें बात चलती है भक्ति द्रावड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यहाँ पे ये विवाद रहता है कि रामानंद ने कहा है, कबीरदास ने कहा है कि विजेंद्र जी ने कहा है। इनका जो इतिहास है, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। अगले हैं डॉक्टर राम खिलावन पांडे। डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी का है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अगले हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगला है राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य। इसके बाद है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। यह है 1939। अगले हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का है हिंदी काव्य विमर्श। हिंदी काव्य विमर्श, इसका समय है 1947 ईस्वी। दूसरा है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास।
हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। इसके बाद है उत्तम चंद्र श्रीवास्तव। उत्तम चंद्र श्रीवास्तव। उत्तम चंद्र श्रीवास्तव, इनका है हिंदी साहित्य का रेखा चित्र, महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का रेखा चित्र। चलिए देखते हैं, बाकी आगे देखेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने पहले भी चर्चा हो चुकी है, गारसा दत्तासी जी के इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में। अगले हैं आचार्य परशुराम चतुर्वेदी या डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा है उत्तर भारत की संत परंपरा। इन्होंने संत काव्य पे बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर आप संत काव्य पे कोई काम करना चाहते हैं तो आप इनका इतिहास ग्रंथ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने उत्तर भारत की संत परंपरा इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसके बाद है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी ने लिखा है आपका राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। ये भी इनका शोध ग्रंथ ही है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। ये डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी का इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद है डॉक्टर रामखेलावन पांडे। डॉक्टर रामखेलावन पांडे जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। देखिए, जो पुराने तथ्य हो जाते हैं, एग्जामिनर उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो जैसे हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर रामखेलावन पांडे जी का, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। आगे है, अगले देखते हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। ये राजस्थान से संबंधित है। इन्होंने अधिकांश जो ग्रंथ लिखे हैं इतिहास राजस्थान से लिखे हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, इनका है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इन्होंने राजस्थानी जो भाषा है उस पर बहुत अच्छा काम किया है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य। दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य, और तीसरा है इनका राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। ये 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जिसकी तिथि, जिसकी सन महत्वपूर्ण थी, उनकी हमने लिखवाई है। अगले हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी का आप देखेंगे हिंदी काव्य विमर्श 1947 ईस्वी। बाबू गुलाब राय जी का हिंदी काव्य विमर्श 1947 ईस्वी। ये कई बार प्रश्न यहां से बन चुका है। अगला है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये भी बाबू गुलाब राय जी का है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। एक तरह से जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या कहें एक बेस है। शुक्ल जी के इतिहास से भी पहले, अगर शुक्ल जी का इतिहास किसी को समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ले सकता है। बहुत सरलता से, एक तरीके से वो इंटरमीडिएट का इतिहास ग्रंथ था, उसको परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के नाम से उसको प्रकाशित किया गया है। बहुत सहज भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को उसमें समझाया गया है। एक तरीके से कहें शुरुआती बहुत अच्छा है। इसी तरह इनका बाबू गुलाब राय जी का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये भी बहुत सरल भाषा में है, और जो 20 तथ्य होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अगर आपके पास है या आप इसको उपलब्ध करके पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी सी पतली सी किताब है। इसके बाद है उत्तम चंद श्रीवास्तव। उत्तम चंद श्रीवास्तव का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का रेखा चित्र। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं जब यूनिक तथ्य मिलते हैं। तो हिंदी साहित्य का रेखा चित्र जो इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो उत्तम चंद श्रीवास्तव जी ने। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। आज इतिहास ग्रंथ हम सब पढ़ लेंगे। इसके बाद में जो अगर कुछ बचेंगे वो प्रैक्टिस सेट में पूरे हो जाएंगे। कुछ ही दिन में प्रैक्टिस हिंदी साहित्य के इतिहास की जो वीडियो है वो आ जाएगी रिकॉर्डिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम चंद श्रीवास्तव से आगे हैं डॉक्टर हरदेव बहारी। डॉक्टर हरदेव बहारी। डॉक्टर हरदेव बहारी, इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। इन्होंने जो लिखा है हिंदी भाषा
उद्भव और विकास परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उद्भव और विकास, भाषा, बोलियां, ये सब इस इतिहास ग्रंथ में, इस पुस्तक में बहुत अच्छी मिलती हैं। इसके बाद हैं सरफुद्दीन यज़दी। सरफुद्दीन यज़दी, सरफुद्दीन यज़दी ने लिखा था जफरनामा। जफरनामा ये भी तासी के इतिहास ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद हुआ है। तासी के इतिहास ग्रंथ का उर्दू अनुवाद है। जफरनामा। इसके बाद है डॉक्टर चंद्रकांत वाली। डॉक्टर चंद्रकांत बाली जी ने लिखा है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद देखते हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा है केशव की काव्य कला। केशव की काव्य कला। अगले हैं आपके नीरजा माधव। इनका कोरोना उपन्यास बहुत अच्छा है। नीरजा माधव जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, और ये है 2012 में। ये 2012 में है। इसके बाद है नारायण चतुर्वेदी। नारायण चतुर्वेदी जी ने लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, यानी कि जिस समय नगेंद्र जी का इतिहास आया था उस समय इसका प्रकाशन हुआ था। अगले हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे, इनका इतिहास ग्रंथ है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि का जो प्रकाशन वर्ष है 1981 है। ये थे हम लोगों के इतिहास ग्रंथ। चलिए देखते हैं डॉक्टर हरदेव बहारी। डॉक्टर हरदेव बहारी ने हिंदी भाषा उद्भव और विकास लिखा है। बहुत परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा जरूर। इसके बाद है शरफुद्दीन यज़दी। शरफुद्दीन यज़दी ने लिखा है जफरनामा। जफरनामा ये अनुवाद किया है इन्होंने गरसदा तासी के इतिहास का उर्दू में। चलिए यहां भी थोड़ी सी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। गरसदा तासी के इतिहास ग्रंथ का किसने अनुवाद नहीं किया है? देखिए, अगर आप सबसे परिचित हैं मौलवी करीबुद्दीन, आपके सरफुद्दीन यज़दी, लक्ष्मी सागर वाशड़े, तो आप प्रश्न यहां पर सही कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको 3 अनुवादक मिल गए हैं। वो चाहे दूसरी भाषाओं में उन्होंने किया है, इससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन अनुवाद किया है। इसके बाद है डॉक्टर चंद्रकांत बाली। डॉक्टर चंद्रकांत बाली ने लिखा है
पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि पंजाब पर आधारित जो वहां का इतिहास ग्रंथ है उससे संबंधित ये इतिहास लिखा है डॉक्टर चंद्रकांत बाली जी ने। इसके बाद बात करते हैं कृष्ण शंकर शुक्ल जी की। कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा है केशव की काव्य कला। अगले हैं नीरजा माधव। नीरजा माधव जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास ये भी स्त्री विषयक जो इतिहास ग्रंथ है, जैसे हमने अभी देखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जी का, उसी तरह इन्होंने भी लिखा है नीरजा माधव जी ने। बात करते हैं नारायण चतुर्वेदी जी की। नारायण चतुर्वेदी जी ने लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल आपका नारायण चतुर्वेदी जी का है 1973 ईस्वी का। इसके बाद है डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे जी ने लिखा है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। इसका जो समय है 1981 ईस्वी है। तो यहां तक जो था ये आपके इतिहास ग्रंथ है। 2, 3, 4 जो इतिहास ग्रंथ बचे हैं ग्रीप्स महोदय का या बाकी का, वो क्वेश्चन आंसर में हम करा देंगे जब हम पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन फॉर्मेट लेके आएंगे आपके लिए। 100, 150 या इससे अधिक भी प्रश्नों की संख्या हो सकती है। उसमें आप अपने आप को आंकेंगे कि आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 8-9 क्लासेस में जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। और ये जो पीडीएफ है आपको हमें लग रहा है कि सोमवार या मंगलवार के दिन अपलोड आपके लिए हो जाएगी। उसको जरूर देखिएगा, वहां से आपको आपकी प्रैक्टिस मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इतिहास काल विभाजन का आधार। कुछ कल करेंगे, थोड़ी सी आज कर लेते हैं काल विभाजन के आधार। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार। किन किन आधारों पर काल विभाजन होता है? पहला आधार देख लेते हैं कर्ता के आधार पर। कर्ता के आधार पर कर्ता का आधार हो सकता है, कर्ता के आधार पर कर्ता या लोकनायक के आधार पर। लोकनायक के आधार पर। दूसरे नंबर पे हम करेंगे काल समय या विकासवादिता के आधार पर। या विकासवादिता के आधार पर। तीसरा विभाजन हम करेंगे प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर या ऐतिहासिकता के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर अगला देख लेते हैं। चौथे नंबर पे हम करेंगे सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। घटनाओं के आधार पर। चलिए देखते हैं, यही काल विभाजन हम लोगों का रहेगा। कर्ता या लोकनायक के आधार पर। कर्ता,
जैसे होता है एक विशेष युग या एक विशेष प्रवृत्ति चल रही है, तो उसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है उसको कहते हैं कर्ता या लोकनायक। जो किसी का मतलब जिसके पीछे व्यक्ति चलते हैं, जैसे एक संप्रदाय चला, उस संप्रदाय का जो प्रमुख होता है उसके आधार पर जो घटना विशेष होती है, जैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, तो किसने, महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। तो किसका नेतृत्व था वहां पर, महात्मा गांधी जी का। वैसे ही यहाँ पर है कर्ता या लोकनायक के आधार पर। कर्ता या लोकनायक के आधार का मतलब होता है, जैसे कि भारतेंदु युग का नामकरण पड़ा, भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा। अब उस समय क्या था, क्योंकि भारतेंदु जी ही अग्रज थे उस समय, जो बाकी के जो भी लेखक थे वो भारतेंदु जी का अनुसरण कर रहे थे। आगे चलते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली को सबसे उच्च स्थान पर पहुंचाया। खड़ी बोली में काव्य लिखने की उन्होंने सलाह दी सभी लोगों को, और काफी जो कवि थे या जो लेखक थे, संपादक थे, पत्रकार थे, वो सब उनका अनुसरण करते थे। इसके बाद में जैसे कि हम देखेंगे गद्य काल में भी, ऐसा नहीं है कि काव्य में ही इस तरह के लेखक या कवि हैं। गद्य काल में जब हम चलेंगे, उपन्यास में जब काल विभाजन होता है तो प्रेमचंदोत्तर पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो यहां पर उपन्यास में कौन था लोकनायक या कौन था कर्ता? प्रेमचंद जी थे, क्योंकि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा गया है। वैसे ही हम आएंगे नाटक में। नाटक में जब हम पहुंचेंगे तो प्रसादोत्तर युगीन, प्रसाद पूर्व युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक, इस तरीके से जब आलोचना के क्षेत्र में हम चलेंगे तो वहां पे शुक्ल जी के अनुसार चलेंगे, है ना। तो इस तरह से जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि जिस एक विशेष के आधार पर नामकरण होता है, तो कर्ता या लोकनायक के आधार पर भी काल विभाजन होता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युगीन, इस तरह से। तो यहां पर आप नोट भी कर लीजिएगा, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। वैसे आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। काल या समय के आधार पर, काल, समय या विकासवादिता के आधार पर। काल यानी एक समय के आधार पर, उसके बाद में है काल यानी कि जो एक समय है या समय के आधार पर जैसे जैसे परिवर्तन होता है, या विकासवादिता के आधार पर, जैसे जैसे उत्तरोत्तर जो विकास होता चला जाता है, उसके आधार पर क्या हम नामकरण कर सकते हैं या क्या क्या काल विभाजन कर सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे आदिकाल, आदिकाल में भी जैसे हम देखते हैं शुरू शुरू में, यानी कि आदि से अंत, यानी कि जो आदि से प्रारंभ हुआ है उस तरह से। उसके बाद जैसे जैसे प्रवृत्ति होती चली जाती है, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। तो इस तरीके से आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, इसको हम काल, समय या विकासवादिता के आधार पर रखेंगे, जैसे जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास होता है। इसके बाद इसमें लिख लेते हैं हम आदिकाल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल। इसके बाद आता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति जो एक समाज विशेष में जो एक साहित्य की प्रवृत्ति चल रही थी, जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमने आदिकाल की बात की थी जिसमें एक समय विशेष या विकासवादिता थी उस खंड में। दूसरे खंड में हम बात करते हैं प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे शुक्ल जी ने अपना जो इतिहास लिखा है वो रचना की जो प्रवृत्ति है, जो वैशिष्ट्य है, उसके आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया है। जैसे वो आदिकाल को वीरगाथा काल कहे हैं, तो वीरगाथा काल उनका कहना सही है, क्योंकि आदिकाल में सबसे ज्यादा वीरों का वर्णन है, वीरों के युद्धों का वर्णन है। अब चंद्रवरदाई ले लीजिए या बाकी की भी जो है, ढोला मारूरा दूहा, किसी की भी कहानी हो, राजा रानियों की कहानी है, साथ में युद्धों का वर्णन है, तो इसीलिए वहां पे बीसल देव रासो, हालांकि श्रृंगार परक रचना है, लेकिन फिर भी नायक प्रधान भी है, नायिका प्रधान भी है। तो इस तरह हम देखेंगे कि वहां पे वीरगाथा काल उन्होंने कहा है।
इसके बाद में भक्ति काल उन्होंने कहा है, जैसे भक्ति का प्रवर्तन होता है। और जबकि यहाँ पर काल, समय या विकासवादिता के आधार पर उन्होंने पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल कहा है। जबकि यहाँ पर प्रवृत्ति कैसी थी, भक्ति की प्रवृत्ति थी, निर्गुण की भक्ति और सगुण की भक्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर भी काल विभाजन होता है। इसके बाद काल विभाजन होता है, यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिए वीरगाथा काल, वीरगाथा काल और आपका भक्ति काल। प्रवृत्ति विशेष पूछी जाती है तो आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे अगर आप लेक्चर को समझ रहे हैं तो। अगला है सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाएं कैसी होती हैं, अब आप बात करते हैं। जैसे ही डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं की प्रधानता के आधार पर अपने इतिहास का विभाजन किया है, काल विभाजन। जैसे पुनर्जागरण काल, इस तरह के जो नाम आएंगे, राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद के साथ में भी राष्ट्रीय काव्य धारा चलती है। तो इसमें क्या है कि सामाजिक चेतना है, सांस्कृतिक चेतना भी है। इस तरह की जो प्रवृत्तियां रहेंगी वो आपके सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं, जो कालक्रम है, काल विभाजन है, उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये थे हम लोगों के काल विभाजन। बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। और काल विभाजन के संबंध में जो आगे लेखन बिंदु रहेंगे, अब किस किस ने क्या क्या काल विभाजन किया है, जैसे हम डॉक्टर नगेंद्र जी को देखते हैं, शुक्ल जी को देखते हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, मिश्र बंधु हैं, इन सब के जो आगे अगली वीडियोज में हम विवेचन देखेंगे कि किसने किस समय को कितने से कितना माना है, किस युग का क्या नाम उन्होंने दिया है। इन सब से संबंधित जो चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। आज तक हमारा आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो इतिहासकार बचे हैं वो आपको पेपर के, टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको मतलब आपका पूर्ण तैयारी हो जाएगी। जो हमने पढ़ाया है इसमें से भी प्रश्न बनाएंगे कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और आशा तो यही है कि आप सबके सब पूरा कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट हमने दिया है। आप जैसे आपकी समझ में आया हो वैसे आप कमेंट कीजिएगा। कोशिश यही है कि अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी परीक्षा की तिथि कोई घोषित नहीं हुई है। तो अभी आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब चलते हैं तो मंजिल बहुत करीब आ जाती है, पता भी नहीं चलता। यही है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो डीएस एकेडमी टेलीग्राम पे आप जाके जब ग्रुप में सर्च करेंगे डीएस एकेडमी डिस्कशन, तो उसमें डीएस एकेडमी का या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल के। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही टेलीग्राम में भेज दी जाती है। और वहां पे अगर आपको कोई संदेह है किसी प्रश्न में या जैसे भी हो, तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आप हमें दे सकते हैं। कमेंट में भी आप किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं। हमें जिज्ञासा रहती है कि जल्दी से आपके कमेंट्स आएं और हम देखें कि आप हमारे प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हमारे जो डीएस एकेडमी डिस्कशन वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है और डीएस एकेडमी टीजीटी, ये दो ग्रुप हैं, आप इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आपको वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही ग्रुप में डाल दी जाती है प्लेलिस्ट के साथ में। तो ये था आज तक का। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।